ये जो फाइटर जेट आपने देखा, ये अमेरिकन नेवी का F-18 सुपर हॉर्नेट है। ये वीडियो तब का है जब वो ईरान के ऑयल टैंकर पर हमला करने के लिए टेक ऑफ कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो, लेकिन दोनों देश फिर भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उसने ईरान के 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया है। तो क्या है इस हमले की डिटेल्स, बताएंगे हमारे साथी मानस। मानस, प्लीज बताइए। देखिए आकांक्षा, जो इस्लामाबाद में सबसे पहले हम वहाँ बात करते हैं कि इस्लामाबाद में जो पीस टॉक्स हो रही थी इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से, वो तो पूरी तरीके से फेल होती हुई दिख रही हैं। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि पहले कि दोनों देशों में सीज फायर हो। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि सीज फायर लागू है, बावजूद उसके यूएस ने क्या किया है, जो पर्शियन गल्फ का एरिया है वहाँ पे ब्लॉकेट जमा रखा है अपनी नेवी से। उनका ये कहना है कि ईरान या ईरान के सपोर्टिंग जो भी नेशंस हैं उनके किसी ऑयल टैंकर को हम नहीं निकलने देंगे। हालांकि चाइना के कुछ ऑयल टैंकर्स निकल के वहाँ जा भी रहे हैं। शायद यूएस इस कन्फ्रंटेशन को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए वो चाइना के टैंकर्स पर नहीं हमला कर रहा है। लेकिन कल सेंट्रल कमांड जो है अमेरिकी सेंटकॉम, जो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने एक वीडियो जारी किया है। उसने कहा है कि उसने 2 जहाज़ों पर हमला किया है, C-3 और सेवडा। ये दोनों जो जहाज़ हैं ये ऑयल टैंकर्स हैं, तेल लेके कच्चा तेल ले ट्रांसपोर्ट करते हैं और ईरान के झंडे वाले जहाज़ थे। इन पे अमेरिका ने हमला किया है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से टेक ऑफ कर रहे जो F-18 उनके फाइटर जेट्स हैं। सुपर हॉर्नेट उसका, जैसे हर जहाज़ का एक निकनेम होता है, हमारे सुखोई का फ्लैंकर ऐसे निकनेम है। तो सुपर हॉर्नेट से हमला किया है इन ऑयल टैंकर्स पर अमेरिका ने। और अमेरिका का ये कहना है कि वो ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अमेरिका ने जो कहा है कि हमने ब्लॉक किया है और जब तक हम रहेंगे यहाँ से कोई पास नहीं होना चाहिए। तो उस ब्लॉकेट को तोड़ने की कोशिश में इन दोनों जहाज़ थे, ये दोनों जहाज़ कहीं ट्रांसपोर्ट कर आगे जा रहे थे और इन 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है। दोनों जहाज़ों में आग लग गई और अब वो आगे बढ़ने लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ, दोनों जहाज़ों के सिंक होने यानी डूबने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि डूब गए हैं। लेकिन हाँ, चूंकि ऑयल टैंकर है तो इस वजह से, सेफ्टी रीजंस की वजह से उनको वहीं रोक दिया गया और वहाँ पे सारा क्रू जो भी जिंदा बचे थे, अभी किसी के मरने और ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी पूरी तरीके से आई नहीं है कि कितने लोगों की कुछ जान भी गई है या जो भी लोग घायल हुए हैं। बावजूद इसके ईरान लगातार ये कह रहा है कि अमेरिका की ये जो, मतलब ये एक बुली करना हुआ एक नेशन को कि किस तरीके से आप क्यों ब्लॉकेट कर रहे हैं। ईरान का ये कहना है कि आप बातचीत जब कर रहे हैं उस दौरान ही आप ब्लॉकेट क्यों कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि नहीं, हम ब्लॉक रखेंगे, अगर आप होर्मुज को नहीं खोलेंगे तो हम पर्शियन गल्फ को ब्लॉक रखेंगे। और इसी कड़ी में इससे पहले भी अमेरिका ने हमले किए हैं उनके जहाज़ों पे जो ईरान के सपोर्टिंग नेशंस या ईरान के जहाज़ थे। और कल फिर से सेंटकॉम ने हमला किया है F-18 का यूज़ करके। मानस, आप ये बताइए, जो अमेरिका ने F-18 का इस्तेमाल किया है फाइटर जेट, आप F-18 के बारे में बताइए कि इसमें क्या खासियत है? देखिए, F-18 एक बहुत पुराना जहाज़ है, लेकिन वो पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी जिसको कहते हैं जंग में, इस तरीके का फाइटर जेट है F-18। पहले मैकडॉनल्ड डगलस नाम की एक कंपनी थी जो बाद में बोइंग के साथ कोलैब करने लगी और इसको वो बोइंग में अभी मेनली बोइंग बनाती है। इसमें कई तरह के हथियार हैं। ये देखिए F-A-18, इसका अगर आप पूरा नाम देखेंगी आकांक्षा, तो F/A-18 सुपर हॉर्नेट। एफ और ए का मतलब है, एफ का मतलब है फाइटर, ए मतलब है अटैक। फाइटर एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो हवा से हवा में, यानी कोई सामने उनके फाइटर जेट आ रहा हो तो वो उससे भी फाइट कर सकते हैं। अटैक एयरक्राफ्ट यानी हवा से ग्राउंड पर भी वो अटैक कर सकते हैं। तो F-18 इस काम में आता है। डबल इंजन ये जहाज़ है, GE जनरल इलेक्ट्रिक के इसमें 2 इंजन लगे हैं। सिंगल सीटर भी होता है ये, ट्विन सीटर भी होता है। ट्विन सीटर अधिकतर उन केसेस में यूज़ होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे या कहीं भी जहाँ पे एक पायलट है जो जहाज़ को उड़ाता है, दूसरा वेपन ऑपरेटर होता है, यानी कब वेपन्स को लॉक करना है, कब छोड़ना है, क्योंकि एक पायलट के लिए काफ़ी कुछ करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी का जहाज़ है, बहुत नया नहीं है F-35 या F-22 की तरह। अमेरिका ने जो हमला किया है, जिस तरीके से वहाँ पे अटैक हुआ है, मेरा ऐसा एनालिसिस है कि अमेरिका ने इसमें हार्पून नाम की एक मिसाइल होती है उनकी। हार्पून हम जानते हैं कि एक बर्छी होती है जिससे मछलियों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है समंदर में। वो लंबा सा भाला होता है जिसमें, और पीछे उसमें रस्सी की तरह बंधी होती है। तो उससे अगर आप मछली पर अटैक करते हैं, मछली उसमें फंस जाती है, फिर उसको खींच लिया जाता है। बड़ी मछलियों को मारने के लिए हार्पून का यूज़ होता है। उसी नाम की एक ये मिसाइल है हार्पून। F-18 से इसको लॉन्च किया जाता है और ग्राउंड अटैक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। करीब करीब 800 किलोमीटर के आसपास इसकी रेडियस है, यानी या जहाँ से उड़ा वहाँ से 800 किलोमीटर तक की मिशन रेंज है इसकी। और सबसे अच्छी चीज़ है इस जहाज़ में कि ये बहुत भरोसेमंद माना जाता है। जैसे कहते हैं ना, पुराना खिलाड़ी है तो मंझा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड जहाज़ है ये। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इंजन फेलियर्स वगैरह की चीज़ें बहुत कम सुनने में आती हैं F-18 में।
इसके अलावा इसमें 5 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लग सकते हैं। आप समझिए कि अगर इसकी रेडियस 800 किलोमीटर है, तो 5 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स समय-समय पे जो इसको अपग्रेड किया यूएस ने, तो 5 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ वो अपनी रेंज और बढ़ा सकते हैं संभवतः, तो इसीलिए ये अपग्रेडेशन करते रहते हैं। तो अब अमेरिका ने एग्जैक्ट ये पर्शियन गल्फ के पास जहाँ पे अटैक किया है इन दोनों जहाज़ों पे, F-18 से मेरे ख्याल से हार्पून का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि F-18 को मतलब जब हमें राफेल खरीदना था भारत में, खासकर राफेल मरीन, जो हमने नेवी के लिए 26 राफेल मरीन्स की इंडिया ने डील कर ली है ऑलरेडी। राफेल मरीन की डील के समय इंडियन नेवी के पास एक चॉइस और थी, F-18 सुपर हॉर्नेट। अब इंडियन नेवी ने कई कारणों से इसे नहीं चुना कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे शायद, मतलब हम फाइटर जेट्स अभी तक अमेरिकन यूज़ नहीं करते, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि वो एक इकोसिस्टम बना हुआ है हमारा रशियन और यूरोपियन जेट्स का, इस वजह से। हालांकि ये बहुत एक भरोसेमंद जेट है, बहुत काबिल फाइटर है, और लेकिन एयरफोर्स में कहावत है ना कि इट्स नॉट द मैन, इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर हमें लग रहा है कि अमेरिका बार बार इस तरीके के अटैक्स कर रहा है, F-18 का इस्तेमाल कर रहा है। F-18 में एक फोल्डेबल विंग्स होते हैं आकांक्षा, कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर जहाँ पे जहाज़ रहते हैं, हमेशा ये डेक पे नहीं होते, ऊपर अंदर रहते हैं उसके, तो जगह को बचाने के लिए इनके विंग्स फोल्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से एक साथ कई सारे फाइटर जेट्स करीब करीब 50, 60, 70, 80 की संख्या में एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे आ सकते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नाम का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया होगा। और उस पूरे इलाके में आप देखिए कि अभी तमाम यूएसएस राफेल पेराल्टा नाम से, यूएसएस ट्रिपोली, कई ऐसे मतलब यूएस के नेवल एसेट्स हैं जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। वहाँ पे उनके पास ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर्स हैं, मरीन्स की पूरी एक यूनिट उन्होंने 31 एक्सपेडिशनरी यूनिट जो है मरीन्स की, वो लगा रखी है। तो आने वाले टाइम में ये लग रहा है कि यूएस इस डिप्लॉयमेंट को कम नहीं करने वाला। एक ग्लोबली तौर पे एक उनकी एक कमज़ोरी भी इससे सामने आ सकती है कि यूएस पीछे हट गया, जो कि यूएस नहीं चाहता, क्योंकि अभी के टाइम में एक नैरेटिव वॉर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल वॉर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ हथियारों से जंग नहीं जीती जाती, डिप्लोमेसी के मैदान पे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मैदान पे भी एक जंग होती है। तो अभी ये देखना है कि यूएस क्या आगे भी इस तरीके के हमले जारी रखता है। और इसके अलावा यूएई ने अभी बताया है, कल भी उन्होंने कहा था, आज फिर वो कह रहे हैं कि उन पे रिटेलिएशन में ईरान अटैक कर रहा है। अब ईरान का ये कहना है कि आप अगर अपनी ज़मीन देंगे अमेरिका को, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है कि अमेरिका ने यूएई की ज़मीन का इस्तेमाल किया हमला करने के लिए, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि अगर आप अपनी ज़मीन देंगे हमला करने के लिए हमारी धरती के पे, तो हम आप पे हमला करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, ईरान के पास जो भी संसाधन है, ईरान की नेवल पावर वैसी नहीं है जैसी यूएस की है, हाँ, लेकिन ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि वो लगातार मिडिल ईस्ट में सारे देशों को निशाना बना रहा है। हाँ, हम लोग की इंटेंसिटी अभी कुछ हद तक कम है, यूएस के भी हम लोग की और ईरान के भी हम लोग की, लेकिन जिस तरीके से ये वॉर मतलब अभी खींची चली जा रही है एक तरीके से, तो ये लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म वॉर में, एक बहुत थकाऊ वॉर में, जैसे यूएस की अधिकतर लड़ाइयाँ बहुत थकाऊ होती हैं। वो वियतनाम गए, वहाँ मतलब थक गए, अफगानिस्तान में गए, वो 20 साल रहे, थक गए, वो थक जाते हैं लड़ते लड़ते कि आखिर हम कितना लड़ें। हमने ये भी पढ़ा था कि अमेरिका की सारे अभी मिसाइलें जो है ख़त्म होने को है, और अमेरिका थक गया है, ईरान ने थका दिया है अमेरिका को। देखिए, अमेरिकन जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जितने भी उनके पार्टनर देश हैं, सबको वो हथियार सप्लाई करते हैं। अमेरिकन को ऐसा थ्रेट कभी लगा नहीं कि हमें इस बड़े पैमाने पे जो आर्सेनल है हमारा, जो हमारा जखीरा है हथियारों का, उसको इतना ज़्यादा स्टॉक पाइल, मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी कभी। अब ये जो सिचुएशन आई है, अमेरिका को लगा था कि हमारी जो माइटी फायर पावर, जो एक शब्द वो यूज़ करते हैं कि माइटी फायर पावर ऑफ द यूएस, अगर हमारी इतनी बड़ी फायर पावर है, तो इसके सामने ईरान जैसा देश जिस पे सैंक्शन लगे हैं, वो क्या ही टिकेगा। लेकिन ईरान उधर कैस्पियन सागर से, वो रशिया से वो चीज़ें मंगवा रहा है, तेल की उसकी दिक्कत नहीं है, वो जिन देशों को बेचना चाह रहा है वो बेच ले रहा है किसी ना किसी थ्रू। हाँ, डॉलर की समस्या एक है कि डॉलर में वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है, उसके बैंक अकाउंट्स जो हैं ऑफशोर, वो सारे फ्रीज किए हुए हैं यूएस ने। बावजूद इसके ईरान ने अच्छा खासा परेशान किया है यूएस को। और एक ये मिलिट्री के लिए, चाहे इंडिया की आर्मी हो, चाहे मतलब हर देश की फौज हो, तीनों सेनाएं हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से लर्निंग है एक तरीके की, कि अगर आप, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पावर हो तो आप हमेशा भारी पड़ोगे। कन्वेंशनल वॉरफेयर में हो सकता है सामने सामने की लड़ाई में आप बहुत भारी पड़ जाओ, या ग्राउंड ऑपरेशंस जब हो तब आप बहुत भारी पड़ जाओ। लेकिन जब इस तरीके की लड़ाई होती है, जो स्टैंड ऑफ लड़ाई, एक स्टैंड ऑफ शब्द यूज़ होता है कि जब बहुत दूर हैं आप भी, बहुत दूर हैं हम भी, और हम अपने ऐसे एरियल वेपन से, हवा में चलने वाले हथियार जैसे मिसाइल हुए, फाइटर जेट हुए, अगर हम इनसे सिर्फ इन्हीं के दम पे जंग लड़ते हैं, तो हो सकता है कि ईरान जैसा देश भारी पड़ जाए। और वो पर मतलब अभी हम देख रहे हैं कि पर
परेशान कर दिया उसने यूएस को। ट्रम्प कुछ भी बयान दे रहे हैं, यूएस के वो जो हैं पीट हेग्सेथ वो कह रहे हैं, मतलब दावे कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन अब उनका कुछ हो नहीं रहा है अभी। और अभी एकदम थोड़ा हम देख रहे हैं कुछ दिन से थोड़ी शांति है बयानों के मामले में। युद्ध के मैदान में भले शांति ना हो, लेकिन हाँ बयानों के मामले में थोड़ी तलखी कम है, थोड़ी शांति ज़्यादा है। तो अब देखना ये है कि ये किस तरीके से वॉर एस्केलेट होती है। क्या कोई और देश इंटरवीन करता है पीस टॉक्स के लिए? पाकिस्तान ने करके ट्राई किया, उसे लगा कि शायद हम करवा सकते हैं ईरान से, ईरान को भी उसने बुलाया, यूएस को भी बुलाया, लेकिन अंत में जाके वो बातचीत धरी की धरी रह गई, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब देखना ये है कि क्या होता है आगे। ये फ्यूचर बहुत अनसर्टेन नज़र आ रहा है मिडिल ईस्ट का। अमेरिका एक समय पे यूक्रेन को हेल्प करता था मिसाइलें देकर। आपको लगता है कि फ्यूचर में अगर फिर से कोई जंग छिड़ जाती है तो क्या अमेरिका पहली बात तो खुद को सस्टेन कर पाएगा, प्लस यूक्रेन को कभी हेल्प कर पाएगा? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बड़े मतलब बड़े गजब के व्यक्ति हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं। वो यूएस जैसे देश के प्रेसिडेंट हैं, तो वो कुर्सी अपने आप में सिर्फ पावर नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भी लाती है। आपने यूक्रेन को खूब सारे हथियार दिए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से उन हथियारों को देने में बहुत कमी आई। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब था तो उन्होंने खूब हथियार दिए थे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करिए रूस से। उनका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि रूस को उस तरीके से हावी नहीं होने देना है जो वो कोल्ड वॉर में या उस वर्ल्ड वॉर के टाइम जिस तरीके से वो हावी था। वो एक जो रूस का एक अलग सपना है कि वो सोवियत ग्लोरी और इन सब चीज़ों पे वो बात करते हैं कि मतलब हमारी पुरानी ग्लोरी हम लौटाएंगे, इस तरीके की चीज़ों पे वो बात करते हैं। पुतिन भी बार बार हिंट देते रहते हैं इस चीज़ को लेके। अब अमेरिका, अभी बड़ी दिलचस्प बात एक सुनने में आई कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ईरान की, उसको रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने कुछ लोगों को, कुछ एक्सपर्ट्स को मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ में भेजा कि हमने रोका है जो शाहेद ड्रोन्स हैं, जो रशिया में जेरान नाम से यूज़ होते हैं, वही शाहेद ड्रोन्स हैं, हमने इनको रोका है, हम जानते हैं कि इनको कैसे काउंटर ड्रोन मेजर्स करने हैं। तो वो यूएस जो मतलब अब यूक्रेन को, जो अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे तो बहुत ओपन कैमरे पे बहस हो गई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि, और जेडी वेंस ने, कि आप सूट पहन के क्यों नहीं आए, आप तौहीन कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अमेरिका के, आप ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा देश जंग लड़ रहा है तो इसलिए मैं सॉलिडारिटी के लिए। तो ये सब खूब बातें हुई। तो एक समय जो वो डांट रहे थे व्हाइट हाउस में बैठा के ज़ेलेंस्की को, आज वही ज़ेलेंस्की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूएस की मदद करने को आ रहे हैं, यूएस के जो एलाइज हैं उसकी मदद करने को आ रहे हैं। तो ये मतलब वर्ल्ड की जो वॉरफेयर है, जियो पॉलिटिक्स है, ये कब कितनी तेज़ से ये टर्न लेती है ये कहना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्योंकि कब क्या इवेंट्स हो जाएं। किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान की वॉर इस डायरेक्शन में चली जाएगी। सबको लगा कि ये 2-4-10 दिन हो सकता है कन्फ्रंटेशन चले, जैसा 2025 में भी हुआ था। 10-12 दिनों तक ये चली कन्फ्रंटेशन, फिर ख़त्म हो गई। लेकिन अभी ये वाली जो वॉर है 2026 में जो शुरू हुई, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। और इस तरह के चिटपुट हमले हम देख रहे हैं कि हमेशा होते रह रहे हैं। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब वो एक तरीके से दुखद है, और इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। मतलब बाकी दुनिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से परेशान है। तो अब देखना ये है आकांक्षा कि कितना अनसर्टेन है, क्या कोई देश इंटरवीन करता है, क्या यूरोप इसमें क्या स्टैंड लेता है, ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी। जी, थैंक यू मानस। तो आपने देखा कि सीज़ फायर के बावजूद दोनों देश बारूद का इस्तेमाल बंद नहीं कर रहे। यूएई के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उस पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। ये जंग कब रुकेगी ये कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता फेल हो चुकी है। दुनिया तेल गैस की कमी से जूझ रही है। अब देखना ये है कि क्या कोई और शांति वार्ता होगी, पीस टॉक होगी, या युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस जंग से जुड़ी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है, मेरे साथ मानस राज है, कैमरे के पीछे शिवम है। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।